ईरान में अभी भी जनता की बहुसंख्या खामनेई रिजीम के साथ है। क्या ये सऊदी अरब में हो सकता है? क्या ये जॉर्डन में हो सकता है? क्या ये कतर में हो सकता है? राजतंत्रों में या तानाशाहियों में ऐसा नहीं होता है। जब हिजाब विरोधी प्रदर्शन हुए उस दौरान भी ऐसा लगा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। बांग्लादेश में हमने देखा शेख हसीना जहां पर रहती थी, आधिकारिक निवास हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर संसद हो, वहां तक कब्जा जमा लिया गया था। देखिए होता कुछ है लेकिन उसका प्रोपेगेंडा, उसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से, जैसे अब आप पे बात आ गई कि आप हथियार भी नहीं बना सकते, आप मिसाइलें नहीं बनाइए। उधर से भी यही प्रतिक्रिया मिल रही है कि ये एंटी नेशनल हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़ वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी दर्शकों को नए साल की यानी 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन ये नया साल ईरानी सत्ता के लिए बहुत सारे सवाल खड़े करने लगा है। विरोध प्रदर्शन से लेके देश के तमाम हिस्सों में अब इस तरीके के प्रदर्शन होते जा रहे हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि वो हिंसक हो सकते हैं। इस्फहान, यज़्द, इसके अलावा जंजान जैसे इलाकों में वहीं बीते कल की बात करें तो फासा के गवर्नर हाउस पर भी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनका गुट उसमें घुस चुका था, यानी गवर्नर हाउस में, जिसे रोकने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में जो पुलिस फोर्स थी उनकी तैनाती कर दी गई। मेरे साथ हैं इमरान खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर वीडियो में। नमस्कार। आगे बढ़े उससे पहले आपको यह बता दें कि ईरानी सत्ता के लिए इस वक्त का जो दौर है वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका और इस्राएल की तरफ से जो ईरानी मौजूदा रिजीम है खामेनेई की, उनके लिए एक बयान जारी किया गया था कि वो उनको हटाना चाहते हैं किसी तरीके से और वहां पर एक तरीके की तथाकथित लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं। इमरान जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब यह माना जाए कि जिस तरीके से बाहरी देशों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि ईरानी जो मौजूदा रिजीम है वो कहीं ना कहीं आवाज को दबाने का काम करती है, अब वो बढ़ चढ़कर ऊपर उठ रहा? जितने भी प्रदर्शन और जितने भी वीडियो प्रदर्शन के आपने देखे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे देखे हैं दिव्यांशु, एक मिसाल मैं आपको देता हूं, एक उदाहरण आपको मैं देता हूं। भारत में अरावली बचाओ के लिए प्रदर्शन हुए अभी हाल ही में। कुलदीप सेंगर के खिलाफ, कुलदीप सेंगर मामले में प्रदर्शन हुए, आपने देखा। इन प्रदर्शनों को अगर इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि भारत में तो ये सत्ता पलटने की कार्रवाई चल रही है या सत्ता के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या हम इसे मान लेंगे? हम भारत में चूंकि असलियत को देख रहे हैं, ये नहीं है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में जनता को यह हक होता है कि अगर वो असहज है, असंतुष्ट है, तो अपनी आवाज को बुलंद कर सकती है। ये ईरान में होने वाले प्रदर्शन भी कुछ इसी तरह के हैं। इससे पहले भी होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि ईरान के आगे क्या लगता है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान एक लोकतंत्र है, एक सुप्रीम लीडर है, ठीक है, एक रिजीम है, लेकिन उसके नीचे लोकतंत्र है जहां बाकायदा वोटिंग होती है, अपना प्रतिनिधि चुना जाता है, संसद है। तो ऐसे देश में प्रदर्शनों की भी आवाम को, जनता को इजाजत रहती है। तो पहले तो ईरान के प्रदर्शनों को उस नजर से देखिए, ठीक है। ईरान में महंगाई अपने चरम पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लोगों को दिक्कत पेश आ रही है, आम जिंदगी मुतासिर हुई है, प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि 42 से 50% वहां पर महंगाई बढ़ गई है। ईरानी रियाल जो है वो डॉलर के मुकाबले अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा एक अमेरिकी डॉलर जो इस वक्त है वो करीब 1.42 मिलियन रियाल के बराबर है। तो जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, करेंसी जो डिप्रिसिएशन आ गया है, इन हालात में जाहिर है जनता बाहर निकलेगी, प्रदर्शन करेगी, छात्र बाहर निकलेंगे, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन करेंगे। तो ये तो एक लोकतंत्र में, क्या ये सऊदी अरब में हो सकता है?
क्या ये जॉर्डन में हो सकता है? क्या ये कतर में हो सकता है? राजतंत्रों में या तानाशाहियों में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ लोकतंत्र में हो सकता है। तो ये बहुत असहज नहीं है, ये एक बहुत सहज प्रतिक्रिया है लोगों की, एक बात। दूसरी बात ये, इसको इस तरह से देखिए, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया। दूसरी बात ये है, ईरान में ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये किस स्तर तक जाएंगे इसका प्रिडिक्शन करना तो अभी मुश्किल है, लेकिन ईरान के इतिहास में इससे भी जबरदस्त प्रदर्शन हो चुके हैं। साल 2009 था जब वहां पर अहमदीनेजाद जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े थे, और उस दौरान ये बात सामने आई कि उनका जो इलेक्शन हुआ है वो फेयर नहीं हुआ है, निष्पक्ष नहीं है। ऐसे हालात में लोग सड़कों पर उतर आए थे। उन प्रदर्शनों को कंट्रोल करने में भी भारी ताकत लगानी पड़ी थी, काफी मुश्किल आई थी ईरान में, वो जबरदस्त प्रदर्शन था। उसके बाद 2022 की बात है, जब हिजाब विरोधी प्रदर्शन हुए, उस दौरान भी ऐसा लगा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। महिषा अमीनी जो एक वहां पर प्रदर्शनकारी थी, उनकी मौत हो जाती है, और उसके बाद पूरी दुनिया में यह मैसेज गया कि ईरान की सत्ता किस तरह से इन प्रदर्शनों को कुचल रही है, और कहा गया कि सभी यूरोपियन देश इसके समर्थन में आ गए हैं और इस बार तो ईरान में जो है सरकार पलट के रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, होता कुछ है, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा, उसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से, जैसे वही मैंने आपको जो मिसाल दिया कि अरावली या कुलदीप सेंगर के खिलाफ जो प्रदर्शन हमारे यहाँ हुए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हम करते हैं प्रदर्शन, उसको अगर इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि यहाँ तो सत्ता ही पलटने जा रही है या उसके खिलाफ हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो ईरान में जो प्रदर्शन हुए, निश्चित तौर पर उसकी गंभीरता है, लेकिन इस तरह के भी नहीं है, या इस तरह से भी जिस तरह से दिखाया जा रहा है। और बहुत सी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका उसमें शामिल हो गया है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, और शाह शासन फिर से लाने की कोशिश की जा रही, जो ईरान में पहले हुआ करता था 47 साल पहले, उनको प्रमोट किया जा रहा है कि, और कुछ जगह पर यह भी खबरें आ रही हैं कि शाह के फेवर में नारे लगे हैं और खामनेई जो व्यवस्था है या शासन है उसके खिलाफ नारे लगे हैं। तो इसको लेकर भी हमने, जो ईरान में रह रहे मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं, वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, आकिब जैदी साहब भारतीय जर्नलिस्ट हैं और ईरान में काफी सालों से वो रह रहे हैं, उनसे भी बात की तो उन्होंने बताया, वो उस वक्त तेहरान में है इस वक्त, तो उन्होंने बताया कि जाहिर तौर पर नारे लगे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारी और क्या नारे लगाएंगे? अगर वो गुस्से में है तो सरकार विरोधी ही तो नारे लगेंगे। तो ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में इसको बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, उसकी क्षमता होती है, और लोकतंत्र ऐसे ही चलते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रदर्शन से निपटने के लिए ईरान में जो फोर्सेस होती हैं वो बिना हथियारों के होती हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि बहुत ही इनको सॉफ्टली हैंडल किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का, भले ही वो एग्रेसिव रहते हैं, आक्रामक रहते हैं, प्रदर्शनकारी है, एक जनरेशन है, हो सकता है उसमें छात्र भी होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी जो इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से चल रहे हैं, जो वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, उसमें यही है कि छात्र इसमें ज्यादा है। तो किसी भी देश में इस तरह के छात्र प्रतिक्रिया से निपटने के लिए, इस तरह के प्रदर्शनों से, मुजाहरों से निपटने के लिए फोर्सेस लगाई जाती हैं और वो उनसे उसी तरह से निपटती हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की इसमें हिंसा न हो या किसी को ज्यादा नुकसान न हो, इसका भी वहां की सरकार ने इंतजाम किया है, ऐसा उन्होंने बताया। ये तस्वीरें जो हमारे ठीक बगल में आप देख पा रहे हैं, ये इस्फहान, यज़्द और इसके अलावा जंजान जैसे इलाकों की हैं। वहां के विश्वविद्यालयों की भी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे साफ तौर पर, किस तरीके से जो छात्र हैं वो नारे लगा रहे हैं। इमरान जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी बनता है कि आमतौर पर हमने देखा है, जैसे विरोध प्रदर्शन स्टार्ट होते हैं, कई देशों की सरकारों के ये हालात हैं, उनको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। और मैं ये खुद भी देख रहा हूं, ईरान की भी खबरें हम देख रहे थे इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से, जिस तरीके से उनको दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसा आपने बताया। इसके अलावा मैं कुछ ईरानी समर्थकों के भी वीडियो देख रहा था, तो उधर से भी यही प्रतिक्रिया मिल रही है कि ये एंटी नेशनल हैं। और एक तरफ ये बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो लोकतंत्र के हिसाब से काम कर रही है। फिर क्या, जब विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेकर किए जा रहे हैं, या मौजूदा सत्ता के कुछ ऐसे कानून हो, ऐसे कुछ इस तरीके के नियम हो जिनको लेकर अगर प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या उनको एंटी नेशनल कहना इस तरीके से कितना जायज दिखाई दे रहा है? एंटी नेशनल इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि ईरान की बहुसंख्यक जनता जो है इस वक्त भी
जो हम लोग लगातार इसको पढ़ते रहते हैं, वहाँ की सियासत को समझते रहते हैं, चूंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। ईरान और मिडिल ईस्ट में जिस तरह से उसकी दखलंदाजी है, उसको लेकर के बार बार उस पर फोकस होता है। तो ईरान के अंदर में अगर जनता का सरकार से मोहभंग हो गया होता तो जून महीने में जो 12 दिनों की जंग हुई, जिस वक्त इस्राइल ने हमला करके ईरान के IRGC जो पासदारान इस्लाम है, जो ईरान में सरकार को बचाने के लिए जो सुप्रीमेसी है, जो इस्लामिक इनकलाब है, उसको बचाने के लिए वहां पर IRGC है, ठीक है। IRGC ही उसको देखता है और उसके बाद कुछ एजेंसियां हैं, ठीक है, वो इसको देखती हैं। बाकी उसके बाद फिर राष्ट्रपति आते हैं, उनकी सरकार आती है, लेकिन सबसे ऊपर है सुप्रीम लीडर और उनका IRGC, उनके बसीजी। तो अगर इजराइल ने क्या किया था, सबसे बड़ा अटैक किस पर किया था? IRGC की पूरी टॉप लीडरशिप एक बार में खत्म कर दी थी। तो उस वक्त भी कहा गया था, बहुत चर्चा रही थी उस वक्त भी सोशल मीडिया पर, ये 6 महीने हो गए इस बात को, कि ये हमला था ही ईरान में रिजीम बदलने के लिए। किसी अगर IRGC को खत्म कर दिया जाए, अगर IRGC को ही खत्म कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है अपने आप इस्लामिक इनकलाब खत्म हो जाएगा। इस्लामिक इनकलाब रिजीम खत्म हुई तो ईरान में सत्ता बढ़ जाएगी। जैसी सत्ता आप लाना चाहते हैं वैसी ला सकते हैं। लेकिन आज 6 महीने गुजर गए हैं, वहां पर ऐसा कोई बदलाव नहीं हो पाया। ईरान ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर, हमने सबने देखा, खुद को खड़ा किया और उसके बाद उसने उसी शाम 13 जून 2025 की शाम को जो हमले किए वो हमने देखा। तो अगर सरकार के खिलाफ आक्रोश होता जनता में तो वो उसी दिन दिख जाता। इतना बड़ा कांड हो गया था, पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, सुप्रीम लीडर अंडरग्राउंड कर दिए गए, ठीक है। वो 12 घंटे थे, वो 12 घंटे ही ये दिखाने के लिए काफी थे कि अगर जनता में जरा भी आक्रोश होता अपनी सरकार के प्रति या इस्लामिक रेवोल्यूशन के प्रति, तो वो उसी वक्त सड़कों पर उतरकर, वो था ही वो सिग्नल कि हमने टॉप लीडरशिप IRGC की खत्म कर दी, अब आप उतरिए सड़कों पर और सत्ता को पलट दीजिए, एक कुछ घंटे हैं आपके पास। लेकिन आज 12 घंटे तो क्या, आज 6 महीने हो गए, ईरान में सत्ता वही है, ठीक है। आज भी खामनेई जो है खिताब करते हैं, अब तो जनता के सामने आके खिताब करते हैं, ठीक है, अपना भाषण देते हैं, संबोधन देते हैं। तो ईरान में ऐसा लगता है, जितना हम लोग समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और जानकार बताते हैं, कि अभी भी सत्ता के खिलाफ जनता में आक्रोश नहीं है, बल्कि 12 दिनों की जंग के दौरान तो जनता पूरी तरह से ईरानी सत्ता के साथ नजर आई थी। लेकिन उसके नीचे लोकतंत्र है ईरान में। तो लोकतंत्र ये इजाजत देता है कि अगर आप यहां पर असंतुष्ट हैं तो आप प्रदर्शन कीजिए, आप अपनी बात मनवाइए। और यही वजह है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, जो चुने हुए राष्ट्रपति हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमने प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को स्वीकार किया है और सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के गवर्नर को उन्होंने बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने कहा है जो भी सुधार हमारे जरिए हो सकते हैं हम पूरी ताकत से उसको करेंगे और हम आपसे बात करेंगे। और 2 तरह से हम देख पा रहे हैं ईरान की सरकार इस वक्त निपट रही है इस प्रदर्शन से। एक तो बातचीत के रास्ते खोल के, उनको समझा करके, और उनके आगे देखिए लोकतंत्र हमेशा झुकता है, ठीक है। जो अड़ती है, जो तन के खड़ी रहती है, वो तो राजशाही होती है, जो कुचलती है। लोकतंत्र तो सुनता है ना, तभी तो लोकतंत्र है, जनता के द्वारा जनता का शासन। तो कहा गया है कि आपकी हर बात हम सुनने के लिए तैयार है। साथ में एक व्यवस्था बनाने के लिए चेतावनियां भी दी जाती है कि अगर आप इस तरह के प्रदर्शनों को बहुत एग्रेसिव करेंगे, नुकसान करेंगे, तो हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे। और ये तो हर जगह होता है, हर डेमोक्रेसी में होता है। तो 2 तरह से वहां पर इस वक्त निपटा जा रहा है। और सरकार ऐसा नहीं है, हम जितना देख पा रहे हैं, और हमने जो बात की ईरान में जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने बताया कि नहीं, सरकार जिद पर नहीं है, बल्कि सरकार लगातार प्रदर्शनकारियों से बात कर रही है। क्योंकि दरअसल क्या है, ईरान में जो मोबाइल का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर है जी, और जब करेंसी गिरी है तो जाहिर तौर पर जो आयातित चीजें हैं उस पर फर्क पड़ेगा और जाहिर तौर पर चीजें डगमगाएंगी, महंगाई बढ़ेगी, तो लोगों में गुस्सा होना एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो वो सड़कों पर निकलेगा, तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया प्रेजेंट कर रहा है, खास तौर पर ये चीज दिखाई दे रही है उसमें कि नेपाल, बांग्लादेश,
इसके अलावा फ्रांस में भी बड़े स्तर पर हमने देखा, हालांकि वहां पर रिजीम या सरकार बदल नहीं पाई, लेकिन प्रधानमंत्री को बार बार बदलना पड़ा है वहां पर। ये बात की जा रही है, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती है। बांग्लादेश में हमने देखा, वहां भी लोकतंत्र, नेपाल में भी लोकतंत्र था, लेकिन जिस तरीके से छात्रों का एक आंदोलन उग्र होता गया, ईरान में भी एक युवक की मौत हुई है, 22 साल के एक युवक की जान चली गई है, जिसके बाद सरकार ने ये बसीजी फोर्स में से था। जैसा कि बताया जा रहा है, हमने बात भी की आकिब ज़ैदी साहब से, उन्होंने बताया कि जो खामनेई जो व्यवस्था है, उनकी इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बसीजी और आईआरजीसी यही वहाँ की जो सुप्रीमेसी है उसकी रक्षा करती है। तो इस तरह के प्रदर्शनों से निपटने के लिए जो बसीजी होते हैं, उसको लेकर हमने कई वीडियोस बनाए हैं, आप देखिएगा, और उनके लिंक भी हम जरूर डालेंगे इस बातचीत के साथ, आप देखिएगा कमेंट बॉक्स पे। तो बसीजी क्या होते हैं वो आपको समझ में आएगा। तो ईरान में जब इस तरह की, जब सरकार के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ कोई आक्रोश होता है, तो उससे निपटने के लिए एक ट्रेंड फोर्स है, वो स्वयं सेवकी है, जनता के बीच से ही लोगों को लिया जाता है, जो वहां की इस्लामिक रेवोल्यूशन के प्रति पूरी तरह से वफादार है। तो वो उससे निपटने के लिए आते हैं सड़कों पे। तो उस तरह के आक्रोश और उस तरह की झड़प के दौरान एक बसीजी फोर्स का व्यक्ति मारा गया है। और ये जो है ये फार्स करके एक सूबा है, स्टेट है, वहां की राजधानी शिराज है, वहां पर और हुआ है। और ये जो मारा गया है बसीजी का, ये तो लोरिस्तान प्रोविंस है, छोटा सा है, वहां पर मारा गया है। और ज्यादा प्रदर्शन फार्स में हो रहे हैं, जो इसकी राजधानी शिराज है। लेकिन आकिब ज़ैदी साहब बता रहे थे, हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि ज्यादा प्रदर्शन जो होते हैं हाई लेवल के, जो इंटरनेशनल आप वीडियोस में देखते हैं, वो तेहरान में होते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं तेहरान में हूं इस वक्त और बहुत जगह में गया हूं, तो अभी बहुत शांति तेहरान में नजर आ रही है। हाँ, प्रदर्शन जहां करने की इजाजत है, और आमतौर पर यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन होते हैं, जो जहां छात्र हैं, जहां युवा है, वहां पर जोश ज्यादा रहता है, तो उसकी इजाजत भी है, उसको रोका नहीं जा रहा है। लेकिन हिंसक ना हो, इसके लिए तो किसी भी देश में व्यवस्थाएं की जाती हैं। नेपाल बांग्लादेश की हम चर्चा कर रहे थे। नेपाल में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय हो या जुडिशरी हो या फिर दूसरे कई सरकारी संस्थान हो, या यहां तक कि जहां पर कानून बनाए जाते हैं जैसे संसद, ऐसे भवनों में भी वो घुस गए थे। बांग्लादेश में हमने देखा शेख हसीना जहां पर रहती थी, आधिकारिक निवास हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर संसद हो, वहां तक कब्जा जमा लिया गया था। कुछ यही तस्वीर अब धीरे धीरे ईरान में भी नजर आ रही है। क्या ऐसा लग रहा है, क्योंकि फासा के गवर्नर हाउस में जिस तरीके से ये घुसते हैं, संगठन इनका जो है छात्रों का, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धीरे धीरे ऊंचे स्तर पर भी बढ़ता जाएगा? इसके बारे में कयास लगाना अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जो हमने बात की, जो प्रतिनिधि इस वक्त वहां पर हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। और जैसा कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनके ही शब्द में बता रहा हूं आपको, या जिस तरह से दिखाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैसा नहीं है। उसकी वजह भी बताते हैं कि लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू की अभी हाल ही में मुलाकात हुई है अमेरिका में, और उनका एक अहम मुद्दा ईरान ही था। और बार बार धमकी दी गई है कि हम ईरान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप हथियार बनाते, और ईरान इसको लेकर बज़िद है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने हथियार बना रहे हैं, हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम पर अटैक हुआ तो हम कई गुना ज्यादा बड़ी ताकत से इसका जवाब देंगे। और हथियार बनाना हमारा अधिकार है, अपनी सुरक्षा के लिए हमें करना चाहिए। तो ये कहा गया है कि अगर आपने हथियार बनाने बंद नहीं किए, पहले था कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है, अब आप पे बात आ गई कि आप हथियार भी नहीं बना सकते, आप मिसाइलें नहीं बनाइए। तो उनका कहना है कि हम क्यों ना बनाएं, हमारी सुरक्षा को खतरा है तो हम बनाएंगे, अपनी सुरक्षा के लिए जिस हद तक हमें जाना होगा जाएंगे। तो धमकी ये आई है कि अगर आपने हथियार बनाए तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हमला होगा कि इस बार आप उठ नहीं पाएंगे। ये धमकी आई है, एकदम सीधी धमकी आई है। और दोनों लीडरान ने साथ में खड़े होकर, साथ में मिलकर के संयुक्त रूप से ये धमकी दी है। उसके बाद से ईरान में इस तरह के प्रदर्शनों में और तेजी आई है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब कुछ ताकतें तो हर जगह होती है ना, जो चाहती हैं कि एंटी गवर्नमेंट भी होती हैं कि चीजें बदले, लेकिन जो जानकार बताते हैं, एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान में अभी भी जनता की बहुसंख्या खामनेई रिजीम के साथ है, इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ है, फिलहाल ऐसा दिखता है। हाँ, एक आखिरी सवाल बहुत सारे दर्शकों के मन में भी होगा, क्योंकि 12 दिनों का एक युद्ध भी ईरान ने झेला था, और उसके बाद से
ये खबरें ऐसी लगातार आती रही हैं। ईरान के खुद जो बड़े पदों पर लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम एक युद्ध में ऑलरेडी चल रहे हैं। हालांकि वो युद्ध दिखाई भले न दे रहा हो, लेकिन वो वही समझते कि किस तरीके से उन्हें झेलना पड़ रहा है। आखिरी सवाल ये होगा, दर्शकों के लिए बहुत अहम हो जाएगा, वो भी सोच रहे होंगे कि क्या अब, क्योंकि हर देश में हम देख रहे हैं महंगाई जैसी समस्या इस वक्त हर देश में कहीं ना कहीं व्याप्त है जरूर। ईरान में जो कुछ हो रहा है इसके लिए क्या इसराइल और अमेरिका को जिम्मेदार के तौर पर ठहराया जा सकता है? क्या ऐसी कुछ चीजें हैं उसमें? देखिए भाई, इसको आप वृहद स्तर पर देखें तो जाहिर सी बात है, हाँ। कहीं ना कहीं ये दोनों ही देश इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है और अपने दुश्मन पर ये कई बार हमला कर चुके हैं या उसको कमजोर करने की कोशिश कर चुके हैं। जब आपका कोई दुश्मन होता है तो आप हर नीति से उसके साथ निपटते हैं, हर रणनीति उसके खिलाफ बनाते हैं। तो जाहिर सी तौर पर ईरान के साथ भी वैसा ही किया जा रहा होगा। और न सिर्फ आप जो है हथियारों से उनसे लड़ते हैं, बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी लड़ाई होती है, आर्थिक स्तर पे भी लड़ाई होती है, रणनीतिक स्तर पे भी लड़ाई होती है, उसके कई आयाम होते हैं। तो वो सारा ईरान के साथ वो हरबे अपनाए जा रहे होंगे और ईरान कोई इस बात को समझता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वो भी अपनी तैयारी, वो भी हर स्तर पर इन चीजों से निपट रहे हैं और आज से नहीं 47 सालों से निपट रहे हैं। जब इतने लंबे वक्त से कोई शासन चल रहा है तो उसके खिलाफ भी एक विपक्ष होता है। जनता में भी न सिर्फ विपक्ष, देखिए लोकतंत्र है तो वहां एक विपक्ष तो है ही ना भाई, जो शासन है वहां पर उसके खिलाफ भी तो एक विपक्ष है ऑफिशियल, जो संसद में बैठ के। लेकिन जनता में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत बड़ी तादाद भी हो सकती है उनकी, या एक बहुत छोटा सा तबका भी होता है जो कि शासन के खिलाफ होता है। और वो कोई भी ऐसा खला, कोई भी ऐसा रिक्त स्थान चाहता है कि जब वो बने तो वहां पर वो एंट्री कर जाए। तो हर जगह ऐसा होता है और लोकतंत्र में इसकी तो मतलब लोकतंत्र में इसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं बनिस्बत राजतंत्रों के या तानाशाहियों के। वहां पर तो इस तरह की चीजों को बहुत बेदर्दी से कुचला जाता है, लेकिन जहां लोकतंत्र होते हैं वहां पर ये सारी संभावनाएं होती हैं और ये होनी भी चाहिए। और वो इनसे डील भी कर सकते हैं क्योंकि उनका वो लोकतांत्रिक माइंड सेट के होते हैं, वो इनसे डील करना भी जानते हैं। तो हमें लगता है, जितना हम समझ पा रहे हैं, कि ईरान इस सानहे से भी, इन परिस्थितियों से भी उबर पाएगा। और अभी तक का जो इतिहास रहा है, क्योंकि इससे भी गंभीर स्तर के प्रदर्शन वहां हुए हैं, तो उम्मीद है कि वो इससे निपट लेगा। या फिर आगे देखते हैं ये किस स्तर पर जाते हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ लड़ाई कुछ दूसरे स्तर की चल रही है। और ईरान, हम बार बार हम भी ये बात प्रेडिक्शन कर रहे हैं अपने जानकारों के हवाले से कि 2026 की शुरुआत में ही कोई बड़ी जंग देखने के लिए मिल सकती है। तो हो सकता है ये प्रदर्शन उन्हीं का हिस्सा हो, एक तरह से अवामी बगावत जगाने की कोशिश हो रही, क्योंकि जब आप किसी भी देश को अंदर से कमजोर करते हैं उसके बाद उस पर हमला करना या उससे निपटना और आसान हो जाता है। तो ये बहुत सारे हरबे हो सकते हैं, बहुत सारी तरीके हो सकते हैं। फिलहाल ईरान जो है वो युद्ध के रास्ते नहीं बल्कि गृह युद्ध की तरफ धीरे धीरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4 से 5 दिन हो चुके हैं, अभी शुरुआती दौर है। आगे क्या वो रोक पाएगा और उसमें उसको कितनी कामयाबी मिलेगी वहां की सत्ता को। लेकिन अमेरिका और इसराइल के जिस तरीके से रोल की अगर बात की जाए तो अमेरिका पर खुले आम पाकिस्तान की तरफ से भी आरोप लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा जा चुका था, जिन्हें इस वक्त जेल में रखा गया इमरान खान। इसके अलावा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी खुलकर अमेरिका पर ही आरोप लगाया था कि उनकी सत्ता को किसी ने अगर हटाया तो वो अमेरिका की साजिश। यहां आप जो बता रहे हैं, मैं एक चीज और बता दूं इसके लिए कि अपने पहले कार्यकाल में, पहले टर्म में प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा था, कई 1-2 बार कह चुके हैं कि हम ईरान में सत्ता बदल देंगे। फिर उसके बाद 15-20 दिन बाद वो अपना बयान बदलते, नहीं मैंने सत्ता बदलने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था कि सुधर जाओ, संभल जाओ, और इस तरह करके वो ऐसे बयान देते रहे। कभी खुद ही कहते हैं कि ईरान में हम रिजीम बदल देंगे, फिर कहते नहीं हमने ये तो नहीं कहा था, हमारा मकसद ये नहीं है। इधर इजराइल ने तो साफ तौर पर कहा था, जब 12 दिनों की जंग हुई थी जून 2025 में, तो पीएम नेतन्याहू ने अपने IRGC के लोगों की मीटिंग में, जिसको आधिकारिक रूप से मीडिया ने कवर किया था, कहा था कि ईरान में रिजीम बदलना हमारा मकसद, जब तक ये खामनेई है। और आपको याद होगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक बयान दिया था इस तरह का कि जैसे ही ये खत्म होंगे ईरान में चीजें बदल जाएंगी। तो अगर शांति लाना है तो इनको खत्म करो या इस रिजीम को खत्म करो। खामनेई को खत्म करना ही तो रिजीम को बदलना हुआ ना, या उसको खत्म करना। तो ये इस तरह की बातें तो वो खुलेआम भी कहते रहे, फिर बाद में कहते नहीं हमारा कहने का मतलब वो नहीं था, वो उसको अपने ढंग से उसको फिर ढांपते हैं। लेकिन कई बार वो सीधे सीधे कह चुके हैं और ये आप सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। ठीक है, IRGC की जगह आप मोसाद समझिएगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सभी लोगों की क्या राय है, क्या सोच रहे हैं आप, और क्या आपके पास इससे अतिरिक्त कोई खबर है, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इमरान जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें वो तमाम जानकारी देने के लिए जो फिलहाल ईरान में घट रही है। मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ एक बार फिर से इमरान जी का बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया।